ओके लो, तो हमारा नया चैप्टर है न्यूक्लियाई। हालांकि ये ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, बट इसमें बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई, तो अब तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा और बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट करते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें पता करनी है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पिछले चैप्टर में एटम्स की बात करी, तो तुम्हें एटम्स तो मालूम ही होगा कि एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये रहा मेरा एटम, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है और बीच में मेरे लिए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस न्यूक्लियस के बारे में ही बात करेंगे, जहां हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? इनकी कुछ बेसिक बातें जो कि तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का हम लगभग जो मास है वो सेम लेके चलते हैं। वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होता है मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, जो कि कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। वही अगर हम बात करें चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है और प्रोटॉन के जो ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। वही फर्क यही है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वही बात कर ले हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस पार्टिकल है। तो इतनी सी कहानी थी हमारे लिए, कितनी सी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इन तीनों के बारे में हमने सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। इतना ही था और कुछ नहीं। कुछ और छोटी मोटी बातें, जैसे एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बार बार ये एटम तो बनाते नहीं निकलेंगे, तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह वगैरह रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये चीज केमिस्ट्री में बहुत बार कर ली होगी, तो मैं ना भी बताऊं चल जाता है, बट फिर भी एक बार जान लो। जब भी मैं एक एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी जो नीचे जो मैं चीज लिख रहा हूं, उसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, या तो प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बस फर्क वही हो जाता है, कभी कभार इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है ना, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तवज्जो ना देके प्रोटॉन्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है ना। तो नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वही है। अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर का क्या मतलब है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक्चुअल सम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस केस में अब लिथियम को हम पकड़ेंगे, तो नीचे जो 3 है वो क्या बता रहा है, प्रोटॉन। अब ऊपर जो 7 है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, 7। तो मुझे न्यूट्रॉन्स अपने आप पता लग गया, या 7 माइनस पी मतलब 7 माइनस 3, जो की वैल्यू है 4। तो मुझे ना न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं लगती। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पता करने के लिए मुझे एटॉमिक नंबर में से, सॉरी, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब न्यूट्रॉन का नंबर मिलता है। तो ये छोटी मोटी बातें, ये रिप्रेजेंटेशन है एटम का, सिंपल। और यहाँ एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब AMU की जगह मोस्टली तुम ना इसको U लिखा हुआ ही देखोगे। मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से तुम्हें समझा देता हूँ, या जो भी लिखा है वो तुम चाहो पढ़ सकते हो, बट मैं बेसिक बता देता हूँ जितना अभी मुझे जितना काम है जिसका। एक कार्बन एटम की मैं बात करूं तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है ना। अब ये बात तो हमें मालूम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर 12 हिस्से हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मास लगभग बराबर है। तो एक कार्बन एटम के 12 हिस्से हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैं अगर एक हिस्से की बात करूं, तो वो मेरे लिए क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। यानी पूरे कार्बन का 1/12, ठीक है, या फिर इनमें से किसी भी एक हिस्से की अगर मैं बात करूं, तो वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। बस नेक्स्ट चीज है, अब यहां से ये चैप्टर शुरू होता है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का अगर मान लो मुझे रेडियस निकालना पड़े, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। घबराओ मत, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू R0 टू A की पावर, मतलब क्यूब रूट उसका। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो किसके बराबर है, R0 क्या है बताऊंगा, और क्यूब रूट ऑफ ए का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास। बस इतना ही कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और R0 क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, जो कि सारे न्यूक्लियर हम किसी की भी बात करें तो वो सेम रहने वाला है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं। R0 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है। और A का क्या मतलब है, एटॉमिक मास नंबर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ही। सिर्फ इतना करने से ना तुम किसी का भी आराम से रेडियस निकाल सकते हो। अब रेडियस पता लग गया है, तो वही वॉल्यूम निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। इस चीज का अगर मैं वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश करूं, तो वॉल्यूम कितना होगा, ये है क्या, 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यही फॉर्मूला होता है। और ये मैं क्यों यूज करने वाला हूं, इसका रीजन यही है क्योंकि अब मुझे मालूम है रेडियस का मतलब होता है R0
और a की पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट उसका, सिंपल सी बात है। तो जब उसका तुम क्यूब दोबारा करोगे तो होगा क्या, ये जो क्यूब रूट से क्यूब एक तरीके से हट जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू a। ये हो गई मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू। बस इतना ही करेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो ये बहुत एक्चुअल में बहुत इजी तरीका है वॉल्यूम निकालना। मैं तो कहूंगा तुम फॉर्मूला याद करो भी मत, तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला याद है ना, बस उसी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो और वॉल्यूम निकाल लो, बस इतना ही करो। और यहीं से फाइनल सबसे आसान चीज की, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी हो तो डेंसिटी होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब मुझे मास पता लग जाए, वॉल्यूम पता लग जाए, तो डेंसिटी तो यूं ही आ जाएगी। वही करेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जरा देखो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाएगा, कि मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, अगर एक प्रोटॉन का मास मुझे मालूम है जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास नंबर से। मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों के सम के बराबर है। अब मुझे दोनों ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम पता लग गया और सिर्फ एक का मास पता है, तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि अगर मान लो मेरे पास एक बैग है और उसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई है, 10 बॉल पड़ी हुई है, चलो मान लो एक बॉल का वजन क्या है 200 ग्राम है, तो 10 बॉल का कितना वजन होगा 10 इंटू 200, वही वाली बात है बिल्कुल, ठीक है ना। मास निकाल लिया, यहीं से हम वॉल्यूम हमें अभी हमने निकाला, बस रेशियो कर दो दोनों का, यानी मास का और वॉल्यूम का रेशियो कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। तो तुम डेंसिटी देखोगे कि वो कितनी आ रही है 2.31 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो खतरनाक, बहुत मतलब काफी ज्यादा डेंसिटी होती है, वो बात तो साफ साफ हमें नजर आ ही रही है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो इतना भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे लिए, जो भी मैंने बताया कि भाई वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम निकाल दो, डेंसिटी इतना नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है जो कि एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, वो ब्रेक कर गया दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, चलो अच्छी बात है। अब विच मूव्स अवे विद वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 8:6:27, यानी एक बड़ा सा था और वो टूट गया दो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जो इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो है ना, यानी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना है हमारे पास 8:27, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है द रेशियो ऑफ रेडियाई, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, बहुत ही आसान। वेलोसिटी दोनों के जो हमारे पास रेशियो है वो 8:27। एक यहां कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा तुम्हें, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मालूम ही होगा कि शुरुआत में मोमेंटम और फाइनली मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। मैं कहता रहा हूं इतना भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे, जितना फॉर्मूला है उसको यूज करो आंसर निकालो, थोड़ा तो ट्विस्ट कर लेते हैं ना। तो बस वही मोमेंटम तुम्हें मालूम होगा कि इनिशियली मोमेंटम और फाइनली मोमेंटम बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज का रेशियो मास के रेशियो के बराबर है, उसके अपोजिट, ठीक है। तो मुझे m1/m2 क्या मिल गया 27/8, क्योंकि v1/v2 क्या था 8/27, तो उसका उल्टा हो गया। अब मुझे मालूम है मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस यही चीज करेंगे। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे रेडियस निकालना है, तो मास से मुझे रेडियस मिला और रेडियस से मुझे आंसर मिला। आ रही है बात समझ में। तो नोटिस करो, डेंसिटी से डेंसिटी, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, बस r1³ कट पट आ गया। और यहां से आराम से तुम क्या कर सकते हो, 27/8 का मतलब क्यूब रूट यानी 3/2, एक तरीके से हमारे लिए आंसर आ गया। तो सवाल इजी था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, और तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकता हूं, यानी रेडियस मुझे कभी कभी मदद कर सकता है मास के लिए, मास मुझे कभी कभी मदद कर सकता है रेडियस के लिए, बस यही बात है। अब यहां से कुछ बहुत छोटी छोटी और आसान बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, जैसे आइसोटोप्स, मुझे लगता है तुम्हें मालूम होगा पर फिर भी मैं बता दूं। आइसोटोप्स का मतलब यह है कि ऐसी चीजें जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जैसे एग्जाम्पल बेस्ट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब मैं प्रोनाउंस अलग कर रहा हूँ तो हंसना मत, बट समझ लो, ठीक है ना, कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब पहला वाला है, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, बट अगर तुम मास नंबर देखोगे तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। और रीजन क्या है मास डिफरेंट होने का, क्योंकि
इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है और यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से मास डिफरेंट हो जाता है, बट एटॉमिक नंबर फिर भी क्या रहता है, सेम रहता है। और यहाँ कुछ और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स तुम देख सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो बस। नेक्स्ट चीज है आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब टोटल उल्टा। पिछले वाले में एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास क्या था, डिफरेंट था। अब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस यही चीज होने वाली है। देख लो एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तीनों का मास लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लगभग मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होता, बट हाँ लगभग बराबर होता है। और तुम देख सकते हो आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होने के बावजूद तीनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। फिर से, तो एटॉमिक मास अगर क्या हो हमारे पास, सॉरी एटॉमिक मास अगर सेम हो और एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास डिफरेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और आखिरी चीज है हमारे पास क्या, आइसोटोन्स। ये शायद तुमने ना पढ़ा हो, बट फिर भी ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन को उठा लूं, तो अगर तीनों में तुम एक बात नोटिस करोगे, और वो क्या नोटिस करोगे कि भाई मैं इन तीनों में अगर नोटिस करूं कि देखो तीनों में ही जो मेरे पास प्रोटॉन्स का नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, बट तीनों में ही जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है ना, वो तीनों में ही क्या है, सेम है। 8 8 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट दो चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुझे लगता है तुम्हें पहले से एटलीस्ट मालूम होगी, और मतलब तो एटलीस्ट मालूम ही होगा। फिजिक्स में नहीं तो बायोलॉजी से पढ़ा होगा, बाइनरी फिशन या फ्यूजन वगैरह जो चीजें होती हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, नाम में ही क्या है, फिशन। और फिशन से तुम्हें याद होगा बाइनरी फिशन, जब एक बड़ा अमीबा जो होता है वो टूटता था, वो फिशन होता था हमारे लिए। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा एटम होता है जो कि कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। अब उसके अनस्टेबल होने की वजह से होता क्या है कि वो टूट जाता है छोटे छोटे दो पार्ट्स में। अब वो अनस्टेबल है तो वो टूट गया, है कि नहीं, तुम्हें मालूम ही है। अब वही है ना कि तुम कोई चीज होती है वो बहुत बड़ी बनाते जाते हो, वो अपने आप ही टूट जाती है, ढह जाती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे वो दो छोटे एटम्स में टूट जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, वो एक तरीके से अनस्टेबल होता है। तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मैं किसी एटम को मैं न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करता हूं, बम्बार्ड मतलब एक तरीके से समझ लो न्यूट्रॉन को मैं उसके ऊपर दबादब फेंके जा रहा हूं मतलब ऐसे दम दम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बम्बार्डमेंट अगर कर रहे हैं न्यूट्रॉन से, तो होता क्या है, जो यूरेनियम जैसा या फिर कोई और भी हो गया है कि नहीं, वो क्या होगा, उस एक तरीके से न्यूट्रॉन को, थर्मल न्यूट्रॉन को एक तरीके से वो एब्जॉर्ब करके फिर वो टूट जाता है। और टूटने के दौरान वो बहुत ही हाई अमाउंट में क्या देता है, एनर्जी देता है। तो जब भी न्यूक्लियर फिशन होगा ना, वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देगा। इसका बहुत ही सही एक फिगर यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि जैसे अगर तुम कंपेयर करोगे ना, सिर्फ एक यूरेनियम का फ्यूल पैलेट, ठीक है, मतलब तुम्हारे फिंगर टिप पे आ जाएगा, इतना कम होगा ये, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जब एनर्जी देगा वो कितने बराबर देगा, 1 टन कोल के बराबर, 149 गैलन्स ऑफ ऑयल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। तो मतलब सोच भी नहीं सकते कितना सारा है, ट्रेन भर भर के, मतलब 1 टन कोल का मतलब है एक, मतलब बहुत बड़ा डब्बा भर के कोल होता है, तब जाके 1 टन कोल बनता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। कहने का मतलब एक बड़ा एटम जब दो छोटे एटम्स में टूट रहा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देता है। और यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है किसका, यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 जब टूट रहा है तो वो सीजियम 138 और रुबिडियम 96 में टूट रहा है, मतलब वो टूट के दो छोटे छोटे एटम्स में बन जा रहा है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, यहाँ पे भी वही चीज सेम चीज है। ये एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, पिक्चर में दिखाया हुआ, और यही उसका इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। और अभी 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन करा ना, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिशन का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्ट बोला नहीं गया, देखो इस चैप्टर में तुमसे बोलेंगे नहीं फिशन फ्यूजन, तुम्हें खुद पता लगाना और सॉल्व करना है, हालांकि उसका कोई लिंक नहीं है, बट तुम देखो ये क्वेश्चन बोला नहीं, बट एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, यानी एक बड़ा दो छोटे में जब टूट रहा है, तो वो मुझे बोल नहीं रहे, बट मुझे इनडायरेक्टली पता है कि ये किसका एग्जाम्पल था, न्यूक्लियर फिशन का ही एग्जाम्पल था। और यहीं से जस्ट उसका गेस मारो कि उसका उल्टा क्या होगा, फ्यूजन, कि भाई जब बड़ा दो छोटे छोटे में टूट जा रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, फिशन।
बट अगर इसी का उल्टा हो कि दो छोटे छोटे मिल जाएं और एक बड़ा बना दें तो वो मेरे लिए फ्यूजन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ तुम देखोगे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, दो छोटे एटम्स हैं, वो कंबाइन करके एक बड़ा एटम हीलियम बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुन लो, टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब दो और दो से ज्यादा एटम्स जो है वो एक तरीके से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमें कुछ बड़ा दे सकते हैं। कभी कभार एक से ज्यादा भी हमें एटम्स मिल सकते हैं। इस दौरान होता क्या है कि वो एक तरीके से इस पूरे के पूरे रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन में भी तुम्हें एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, बट कभी कभी हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही हो। डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, हम कह नहीं सकते, वो सिचुएशन पे बेस्ड है। बट अगर मान लो इस रिएक्शन में अगर तुम्हें एनर्जी मिल भी रही है ना, तो भी वो जो एनर्जी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती। फिशन के केस में, न्यूक्लियर फिशन के केस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। अब जब ये फिशन और फ्यूजन एक्चुअली होता है ना, कि भाई एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे वाले में टूट गया, या दो छोटे कंबाइन होके एक बड़ा एटम बना रहे हैं, इस दौरान ना एक बड़ी डिफरेंट तरीके की चीज होती है, ठीक है। उस चीज को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। कहने का मतलब कि होता क्या है ना, हमें थोड़ा सा मास में डिफरेंस दिखेगा। तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि भाई रिएक्शन से पहले का जो मास होता है और रिएक्शन के बाद का जो मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर यहाँ 3 किलो है तो यहाँ पे भी 3 किलो है होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 किलो है तो यहाँ 3.5 kg होगा, है ना। बट इस रिएक्शन में, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन के दौरान थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई 3 किलो 4 किलो में बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बट जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो क्यों होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो सकता है रिएक्शन से पहले वो इतना हो और रिएक्शन के बाद इतना हो। तुम बोलोगे ये तो फर्क है भी नहीं, बट बहुत ही छोटा सा फर्क है ना, कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा सा फर्क है। और है होता क्यों है ऐसा, हमने नोटिस किया है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि भाई अगर मेरे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो अलग से रखे हुए हो ना, तब जो उनका मास होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, तब जब वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर उनका मास थोड़ा कम है और न्यूक्लियस के बाहर उनका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं ये रिएक्शन में भी हमें देखने को मिलता है। इस वजह से एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मास गायब है। अब वो मास गायब नहीं होता, वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट वो मास कभी गायब नहीं होता। और जो तुमने पढ़ा है वो गलत नहीं है, ठीक है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए समझ लो मास डिफेक्ट का क्या मतलब है, कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो मास होता है वो स्लाइटली हायर ही होगा न्यूक्लियस के मास से, ठीक है ना। और इसी चीज को अगर तुम मान लो रिप्रेजेंट करने निकलोगे तो रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि मास डिफेक्ट यानी डिफरेंस मास में वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, इसीलिए Z से मल्टीप्लाई किया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अभी मैंने बताया था, अगर नहीं मालूम तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो मुझे न्यूट्रॉन से मिलेगा, ठीक है। और वही वाली प्रोटॉन के लिए बस Z हो गया, हमारा काम बन गया। माइनस कर देंगे M से, M का क्या मतलब है, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मेरा काम बन गया, इससे मुझे मास डिफेक्ट बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने छुपा दिया है क्योंकि उसको मुझे फिर डिस्कस करना है, बट अभी के लिए यहां बोला क्या गया है, 3 अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन, यानी 3 अल्फा पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करके मुझे एक कार्बन का न्यूक्लियस बना के दे रहे हैं। कौन सा तरीका हो गया, ये फ्यूजन हो गया, ठीक है। अब फ्यूजन हो रहा है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मास डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं वो फिर समझाने वाला हूं अभी। बट मास डिफेक्ट कैसे, कहने का मतलब कि भाई 3 हीलियम के पार्टिकल्स हैं, कंबाइन करके कार्बन बना रहे हैं, तो अगर वो बना रहे होंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मास डिफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं या तो लेफ्ट में या तो राइट में मास ज्यादा कम होने वाला है। और तुम साफ साफ देख सकते हो कि लेफ्ट में हीलियम जो है वो 4 4 4 करके 3 है और राइट में सिर्फ 12 है। तो तुम नोटिस करोगे कि 3 अल्फा पार्टिकल्स, 3 हीलियम के पार्टिकल्स का जो मास है वो कार्बन से थोड़ा सा ज्यादा है। विश्वास नहीं होता तो चेक करके देख लो। 3 अल्फा पार्टिकल्स का मतलब, एक अल्फा का मतलब है 4.002608 जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये हो गए 3 माइनस 12 वो जो कि मास है किसका, कार्बन का। तो माइनस करोगे तो देखोगे बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है,
बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है, और इससे हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के दौरान ये छोटा सा मास हो गया, वो गायब तो नहीं हुआ बट उसके साथ कुछ हो गया, वो डिलीट सा हो गया, ठीक है ना। तो बस यही वाली बात, इसी चीज को मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब बस आता है असली सवाल कि वो मास गया कहाँ। वो जो मास है वो चला गया किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये वाली रिएक्शन बचपन से सुनते हुए आ रहे होगे, बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यानी यहाँ एक्चुअल में इसी रिएक्शन से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा कि वो जो थोड़ा सा मास गायब हुआ है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। क्या मतलब, अगर मैं एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करूं, यानी मैं प्रोटॉन की या एक न्यूट्रॉन की बात करूं, मुझे मालूम है उसका मास कितना होता है, 1.66 1.67 अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। और स्पीड ऑफ लाइट भी अप्रॉक्सीमेटली 3 होता है। ये पूरा यहाँ ना बहुत प्रिसाइज, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन की है, इसीलिए एकदम एग्जैक्ट नंबर्स उठा रहे हैं हम लोग। बाकी तुम्हें मालूम ही है कि मास ऑफ एक प्रोटॉन और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, मास की जगह प्रोटॉन का मास, स्पीड ऑफ लाइट पे यहाँ सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, मैं एक एटॉमिक मास यूनिट यानी एक प्रोटॉन हो गया या एक न्यूट्रॉन हो गया, यानी कार्बन का 1/12 हिस्सा जो हो गया, ये जो होते हैं ना, एक एटॉमिक मास यूनिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी होती है एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। समझ में आ गई बात। तो 2 के अंदर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 के अंदर 3 से, 4 के अंदर 4 से, बस सिंपल बात। और वही सेम चीज अगर मैं इस क्वेश्चन में अब करने की देखूं तो इन्होंने बोला है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। अब ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि मास डिफेक्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है। यहां तक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं मास डिफेक्ट निकालना। अब मुझे मालूम है कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं एम सी स्क्वायर। मास मुझे पता है, बस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बन जाएगा। बट सही बोलूं, इतनी मेहनत करो ही मत। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक एटॉमिक, अभी इतनी मेहनत जो की वो इसीलिए करी क्योंकि एक एटॉमिक मास यूनिट में होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी होती है एक में। तो इतने एटॉमिक मास यूनिट में कितनी होगी, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मान लो ये 2 होता तो 2 से कर रहे हैं, 3 होता तो 3 से कर रहे हैं, और अगर ये 0.07824 है तो बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि इतनी एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। और कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है कि उतना मास इतने एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, बस। और बिल्कुल इसी चीज को मैं तोड़ मरोड़ के ना एक दूसरी भाषा में भी बोल सकता हूं, जिसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा समझ लो कि कहीं ना कहीं जो मून है वो अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से रुका हुआ है, उसी के आर मतलब गोल गोल ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह या उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो वहीं रुके हुए हैं उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से। और उसी एनर्जी को मैं क्या बोल दूंगा, बाइंडिंग एनर्जी। बट निकालने का तरीका क्या डिफरेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। निकालने का तरीका जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। कैसे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस इनटू अ स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है। कि भाई मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस का ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना उसके अंदर छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, उसके अंदर कैसे बांध के रखा है, इसलिए वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। निकालने का तरीका एग्जैक्टली वही सेम है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस है ही नहीं। कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट। और सही बोलूं ये करना ही नहीं है, मास डिफेक्ट निकाल लोगे जो एएमयू में आ रहा होगा, और तुम्हें पता है एक एएमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, जितना भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा आसान तरीका पड़ेगा। इसमें ये भी मुश्किल नहीं है, बट इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है ना। यहाँ एक और चीज जो कि तुमसे पूछी जा सकती है, और वो क्या है, ये इसमें किया क्या हमने, इस फॉर्मूले को बस मैंने ए से यानी एटॉमिक मास से मैंने डिवाइड कर दिया। और अगर मैंने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो मुझे एक नई चीज लाके दे देगा, इसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इतना कर लिया ना बस, कभी कभार हो सकता है कि तुम्हें बोल दे बाइंडिंग एनर्जी निकालना मैंने अभी सिखाई दिया, पर न्यूक्लियन मतलब उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, बस इतना काम कर दो, तुम्हारा काम बन गया। आखिरी चीज जो हम लोग को डिस्कस करनी है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ये न्यूक्लियर फिशन के केस के तरह ही आ गया, एक तरीके से समझ लो। ये मतलब क्या है कि जब भी कोई एटम वगैरह टूटेगा ना, तो टूटने के दौरान ना वो कुछ रेज देता है, कुछ पार्टिकल्स देता है, जिनको हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जब वो टूटेंगे तो हमें इस तरीके के देंगे। अब ये
लग रहा होगा तुम क्या बोले जा रहा हूं मैं, बट देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो चीज है उसे हम बोलते हैं अल्फा डीके। अब मैंने तुम्हें न्यूक्लियर फिशन के बारे में बताया कि भाई एक जो बड़ी चीज होती है, एक बड़ा एटम होता है, वो दो छोटे एटम्स में जब टूट रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन हो गया हमारे लिए वो। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस एक डॉटर न्यूक्लियस दे रहा है, और साथ के साथ एक हीलियम का भी मेरे पास जो एटम है वो बाहर निकल रहा है। अब ये जो हीलियम का एटम होता है इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यानी न्यूक्लियर फिशन के दौरान, यानी टूटने के दौरान, यानी डीके इवेंट के दौरान, ये टूटने के दौरान जब भी तुम्हें अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता हुआ दिखेगा तो उस तरीके के डीके को हम अल्फा डीके बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से यहाँ पे देखो। यहाँ होता क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है। तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 92 था, यहाँ पे 90 हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया? 2 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, एटॉमिक मास जो होता है वो 4 से डिक्रीज हो जाता है। 238 से 234 4 से डिक्रीज हो गया, बस। तो यही चीज है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो जो यहाँ पे 4 का डिक्रीज तुम्हें दिखाई दे रहा है एटॉमिक मास में, वो 4 का डिक्रीज हीलियम के 4 मास की वजह से दिखाई दे रहा है। और एटॉमिक नंबर जो तुम्हें 2 का डिक्रीज नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे बस इतना सही है, डीके के दौरान तुम्हें यही देखने को मिलेगा। और साथ के साथ तुम्हें गामा रेज भी देखने को मिल रही होंगी। तो गामा रेज का मतलब कुछ नहीं होता, गामा रेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? एनर्जी। इनका कुछ मास नहीं होता, कुछ लाइक एटॉमिक नंबर नहीं लेके चलना, तुम्हें एटॉमिक मास लेके नहीं चलना, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो इस रिएक्शन के दौरान निकल रही है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक मैं कर देता हूं इसमें अल्फा डीके, तुमसे एक और बोला है तो एक मैं बता देता हूं, एक तुम खुद कर लेना, ठीक है। ये वाला करके देखते हैं। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं। जो एटॉमिक मास है 242 से वो 238 हो गया। कितने से? 242 माइनस 238 कितने से डिक्रीज हो रहा है? वो 4 का डिक्रीज आ रहा है। और एटॉमिक नंबर 94 से 92 कितने का डिक्रीज आ रहा है? 2 का डिक्रीज आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो हीलियम में चला जा रहा है, 4 एटॉमिक मास में और 2 एटॉमिक नंबर में। बस सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज है मेरे पास बीटा डीके। अब बीटा डीके में ना ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होंगी जो कि मैं अभी तुम्हें बोलूंगा कि अभी के लिए रिवीजन चल रहा है और तुम्हें नहीं मालूम तो रहने देना। बाकी ये है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब स्पेशली इस पे वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ जो मैं चीज़ तुम्हें इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूँ, इग्नोर कर देना अभी के लिए। समझ लो यहाँ पे होता क्या है कि एक नया एटम बनेगा जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितने से चेंज हो जाता है? 1 से चेंज हो जाता है। और जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी बीटा डीके तुम्हें देखने को मिलेगा ना, तो बीटा डीके के दौरान तुम्हें या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसका चार्ज जो होता है वो -1 होता है, बट पॉजिट्रॉन एक ऐसी चीज है जो उसका एंटी मैटर है, वो उसका एक्चुअल में उल्टा होता है, जिसका चार्ज +1 होता है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ बस मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन सॉल्विंग सिखा देता हूँ और यहाँ पे उतना ही समझ के चलना। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी बहुत छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कोई अभी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू मत समझ के चलना। मतलब ऐसा समझ लो कि ना इनका मास है ना इनका एटॉमिक नंबर, हम कुछ भी इनके होने ना होने से सॉल्विंग पे ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। बाकी ये हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो बहुत इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मैटर एंटी मैटर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट ये बहुत लंबा खींच जाएगा, अभी हमें उतना लंबा खींचने का कोई पॉइंट नहीं है। समझा देता हूँ फर्क क्या होता है। फर्क सिर्फ उतना होता है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ना वो 1 से चेंज हो जाता है। फर्क इतना समझ लो कि यहां जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। यानी जब वो जाएगा ना, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन -1 जब निकल रहा है तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा। खुद नोटिस करो ना, अगर ये Z का यहाँ -1 हो रहा है तो यहाँ +1 होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ -1 हो रहा है तो यहाँ प्लस हो गया। और इसी का उल्टा जब पॉजिट्रॉन आ रहा है, पॉजिट्रॉन का मतलब +1 हुआ और +1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो फर्क देख रहे हो ना, कि मतलब समझ सकते हो लगभग ना के बराबर फर्क है। फर्क बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन के टाइम -1 तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, पॉजिट्रॉन का मतलब +1 तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 से घट गया। दोनों ही केस में एटॉमिक मास क्या है? इंटैक्ट हैं, जैसे कि थे वैसे के वैसे रहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे तुम्हें एक बीटा नेगेटिव डीके यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन और बीटा पॉजिटिव डीके यानी वो पॉजिट्रॉन का एमिशन, ठीक है। तो अब तुम नोटिस करोगे कि थर्ड वाले में
-1 यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 15 से 16 एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। वही जब यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है यानी +1 हो रहा है तो 6 से 5 एटॉमिक नंबर 1 से घट गया। बस इतना सही करना और कुछ भी नहीं करना। बाकी एक छोटी सी चीज का तुम्हें ध्यान रखना है और वो क्या है कि जब तुम बात कर रहे होगे पॉजिट्रॉन की तो वहां पे न्यूट्रिनो निकलेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और जब तुम बात कर रहे होगे इलेक्ट्रॉन की तो वहां पे क्या निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो जिसको हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया? इससे ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं, बस इतना समझ लो। तो जब इक्वेशन लिखोगे तो ध्यान रखना इस चीज का। तो बस इतनी ही कहानी थी अल्फा बीटा गामा डीके की। अल्फा डीके के अंदर हो क्या रहा है, एटॉमिक नंबर 4 से डिक्रीज, मास 4 से डिक्रीज हो रहा है, नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मतलब बीटा नेगेटिव डीके पॉजिटिव डीके दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। और वही आखिरी चीज मेरे पास है गामा डीके। गामा डीके में कुछ भी नहीं होता, ना मास चेंज हो रहा है ना नंबर चेंज हो रहा है। गामा डीके का पूरा मतलब ही है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। ठीक है, तो इतनी ही कहानी थी बस पूरे के पूरे चैप्टर की। आसान चैप्टर है मानता हूं मैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।